बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि मैं इतना खुश क्यों हूं। एक खबर तो यह है कि तालिबान की कहानी खत्म। कैसे खत्म मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन दूसरी तरफ गौरीवारिया अपनी ही हसद की आग में लोटपोट होके बेहाल हुआ पड़ा है। वो क्यों कि जनाब इन्होंने दुल्हन तैयार की हुई थी, बारात का इंतजार था, बारात कहीं और चली गई और अब ये छलांगे मार रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। और इसके साथ ही जो खबर जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि हमारे DGISI बांग्लादेश का दौरा कब करेंगे, और वो दौरा हो गया है। और चिकन नेक के बारे में ऐसी खबर आपको बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और वो जो झूठे फिलॉसफर हैं उनको आज सही तसल्ली उनकी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद बिन सुलमान $600 बिलियन की सऊदी अरब से क्या शॉपिंग करेंगे और उस शॉपिंग में क्या क्या होगा, जबकि ट्रंप मजीद मुतालबा कर रहा है कि इसको भाई बढ़ा के $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी। और जब ये इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि पैसे किसी और के और हमने अपने काम निकलवाने हैं, वो काम हम बड़े आराम से निकलवा लेंगे। देखें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये रवाज है, हर जगह का रवाज है कि जब आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इन्वेस्ट करना है तो उसके बाद जब वो इक्तदार में आएगा तो उससे आपने फायदा उठाना है। ये देसी स्टाइल यहां पे भी चल रहा है और ये देसी स्टाइल थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से स्ट्रेटेजिकली उसको डील करके ये ऊपर भी चल रहा है। अब इलेक्शन था, आपको पता है बाइडेन ने बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई मोहम्मद बिन सुलमान के खिलाफ और उस पर बड़ा जमाल खुशोगी के मामले में बातें कहीं से कहीं पहुंच गई। लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्शन का ऐलान होता है और हम ये देखते हैं कि नवंबर के महीने में ट्रंप जो है वो UFC जाते हैं। UFC का मतलब यह है कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस, ये WWE आपने सुना होगा, ये सारे लड़ाई शड़ाई वाले। अब वहां पे उसके जो CEO हैं डायना वाइट, वो वहां पे मौजूद होते हैं। डायना वाइट, उसके पीछे हैं एलन मस्क और साथ में ट्रंप। लेकिन वहां पे एक और शख्स भी होता है। अब आपको यहां मैं बता दूं कि डायना वाइट और एलन मस्क ने ट्रंप के इलेक्शन पे $270 मिलियन खर्च किया है। अब वो देखें कैसे वसूल करेंगे। लेकिन यहां पे एक और थे, वो थे यासिर अल रुमाया, द हेड ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड। और उन्होंने ये एलन मस्क के साथ भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने डायना वाइट के साथ भी इन्वेस्ट किया हुआ है और इनडायरेक्टली सऊदी अरब ट्रंप के इलेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा था, जिसको साबित करना नामुमकिन है। लेकिन चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तो वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इससे आगे ये खेल कहीं से कहीं पहुंच चुका है। अच्छा, अब वहां पे खेल ये होता है कि ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें इस वक्त $930 बिलियन मौजूद हैं। और यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं जो मैं अपने इंट्रो में बताना भूल गया कि आपको अब पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा कैसे, इसकी तफसील मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस तरह यासिर अल रुमाया, एलन मस्क और डायना वाइट ने मिलके ट्रंप को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सपोर्ट किया। और जाहिर सी बात है MBS के जो ताल्लुकात थे ट्रंप के साथ गुज़िश्ता दौर में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और अभी मैं इंफॉर्मेशन जब आपको बताऊंगा कि उसने इनकी फैमिली पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो सब कुछ आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ बदले में क्या मिलने वाला है ये जब आप जानेंगे तो आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। अब सऊदी अरब इन्फ्लुएंस पेडलिंग स्ट्रेटेजी के तहत स्पोर्ट्स को अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें अब आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर 2034 में $200 बिलियन का इनका बजट है। और इसके साथ अब आपको मजे की बात बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर 910 स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसे हैं जहां पे सऊदी अरब ने स्पॉन्सरशिप वहां पे सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू या दीगर तरीकों से की हुई है। फार्मूला 1 के अंदर सऊदी अरब पहुंच चुका है, वुमेन टेनिस के अंदर सऊदी अरब पहुंच चुका है, बिलियर्ड्स के जो आलमी मुकाबले हैं वहां पे स्पॉन्सरशिप के जरिए और इन्वेस्टमेंट के जरिए काम हो चुका है। प्रीमियर लीग न्यूकैसल क्लब सऊदी अरब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। गोल्फ, रेसलिंग, ई स्पोर्ट्स एंड साइकिलिंग, आप यू जस्ट नेम एनी स्पोर्ट्स
वहां पे सऊदी अरब आपको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी एक तरह से इन्फ्लुएंस बिल्डिंग करनी है, अपना इमेज बिल्डिंग करनी है और रेपुटेशन बेहतर करनी है और उसको दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरह ट्रंप को वहां पे ले जाके ये शो कराया गया कि ही इज अ फाइटर और फाइटिंग का वहां पे सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और इस तरीके से उसको एक कैंपेन का हिस्सा बनाया गया। अब उसके बाद अगली कहानी, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब सोशल मीडिया में इन्वेस्ट ना करे। एमबीएस ने सिलिकॉन वैली का दौरा किया था 2018 के अंदर और सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टर सऊदी अरब जो है वो यूएसए के अंदर वहां पे था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ट्विटर जब बना $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। अब एलन मस्क ने खरीदा तो सबसे बड़ा जो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ट्विटर के अंदर वो सऊदी अरब है। इसके साथ ही टेक कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लें, सर्वेलेंस कर लें, मीडिया कर लें, हर तरफ इन्वेस्टमेंट की हुई है और कुछ इसी से मिलती जुलती शॉपिंग जो है वो फ्यूचर में भी होने वाली है। लेकिन कहीं और भी इन्वेस्ट किया गया। अब आपको पता है कि जेरेड कुश्नर जो कि दामाद हैं इवांका ट्रंप के खामिंद हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया। पहले तो वो उनके सीनियर एडवाइजर थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी व्हाइट हाउस के अंदर जॉब नहीं लूंगा, लेकिन मैं मिडिल ईस्ट के अंदर एडवाइज करता रहूंगा क्योंकि उनकी जरूरत है सऊदी अरब को भी और दीगर लोगों को भी। अच्छा, अब यहां पे वो एफिनिटी पार्टनर्स के नाम से एक कंपनी बनाते हैं, वहां पे $2 बिलियन टोटल कैपिटल था, $3.1 बिलियन और $2 बिलियन जो है वो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड ने वहां पे फराहम किया। बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ कि ये पैसा डूब ना जाए, कुछ और ना हो जाए। बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत एतराजात थे, लेकिन एमबीएस ने वीटो पावर की और उन्होंने कहा कि वी विल इन्वेस्ट विद जेरेड कुश्नर और उस इन्वेस्टमेंट का मकसद आप बेहतर समझ सकते हैं। अब उसमें $2.2 बिलियन सऊदी अरब ने डाला, 200 मिलियन यूएई ने दिया, 200 मिलियन कतर ने दिया। बहरहाल ये सारी की सारी गेम बन गई और एक तरह से गेम आगे चल पड़ी। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ इधर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के होटलों में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ट्रंप टावर जद्दा के अंदर पिछले महीने ही जो है उसका आगाज हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा रही थी और उसके ऊपर प्लानिंग की जा रही थी और उसका रिटर्न क्या लेना था ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अब आपको पता है कि यूक्रेन वार है और मामलात जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। ईरान भी है, पाकिस्तान भी है और आपको पता है कि पूरे अरब खिते की जो मुफादात हैं इस बड़े सगीर के अंदर उसको पाकिस्तान टेक केयर कर रहा है और बड़े अरसे से कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के ईरान के हमसाया होने के बावजूद ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं जितने के एक हमसाया बरादर मुल्क के होने चाहिए और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी है। अच्छा, अब वो मामलात भी सीधे हो रहे हैं। अब सबसे पहले काम होगा ऑयल डिप्लोमेसी पे। आपको पता है कि ट्रंप कह रहा है कि मैंने ड्रिलिंग करनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और वो साइंस ये है, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही है, अब उसके जो अखराजात मैं आपको बता दूं कि $201 बिलियन अब तक रशिया उसके ऊपर खर्च कर चुका है, लेकिन $108 बिलियन सालाना वो कमा भी रहा है तेल से। तो ट्रंप ये कहते हैं कि आप पेट्रोल की कीमत बिल्कुल नीचे लेके आए, जब ऑयल इकोनॉमी उसकी खत्म होगी तो वो ऑटोमेटिकली जमीन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि जो शरह सूद इस वक्त रशिया के अंदर है वो 21% पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान का 22% पे हुआ था, पूरी कौम की चीखें निकल गई थी, तो उसकी वजह से महंगाई जो है वो अपने पीक पे है। यही नहीं, इसके साथ जीडीपी ग्रोथ जो उसकी है वो 1.3% पे आ चुकी है। इंडस्ट्रियां बंद होने का खतरा है और जो उसका नेशनल वेल्थ फंड था उसके 2/3 असासे वो अभी तक जंग के अंदर खर्च कर चुका है। 2022 के अंदर उसका $59 बिलियन का बजट था डिफेंस का, उसके बाद 2023 में उसका $109 बिलियन का बजट था और अब 2024 में हमने देखा कि $126 बिलियन का उसका डिफेंस बजट है। तो वो बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहा है। अब ड्रिलिंग भी होगी और साथ में सऊदी अरब को कहा जाएगा कि जनाब आप इसकी कीमत कम करें। तो अब जाहिर सी बात है, जब एक तो तरीकाकार है कि बाजू मरोड़ के काम किए जाएं, दूसरा यह है कि वो बंदा जिसने ये काम करना है उसके साथ ताल्लुकात आप इस्तवार करें और चीजों को मैनेज करके आप चीजों को तेजी से बेहतर करने की कोशिश करें। उसके बाद सबसे बड़ी इस वक्त जो गेम डलने वाली है, जिसमें ऊंट के गले में बिल्ली में बड़े अरसे से आपको कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा, अब्राहम अकॉर्ड। वो
इसराइल को तस्लीम करने के लिए ये डील होनी ही होनी है। ये आज कर लें, 2 साल के बाद कर लें, 3 साल के बाद कर लें, ये ट्रंप ने जाने से पहले करना ही करना है। और हमने ये देखा है कि सऊदी अरब के साथ जो इंफॉर्मेशन मुझे आज से 5 साल पहले से आ रही हैं, जब उस वक्त जैरिड कुशनर काम कर रहा था कि कम से कम 6 से 7 इस्लामी ममालिक सऊदी अरब के साथ इसराइल को तस्लीम करेंगे, जिनमें पाकिस्तान भी हो सकता है। अब ये तो पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं वही फैसला करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और थिंक टैंक सोच रहे हैं। अब यहां पे जाहिर सी बात है, मुतालबा है कि ये आप फलस्तीन को जो है आज़ाद रियासत बना दे, सब तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो इसके ऊपर भी एक ट्रंप जो है उससे फेवर ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रो इसराइल है और बहुत ज्यादा प्रो इसराइल है। तो जिस तरीके से उसने अभी नेतन्याहू को उसके मुफादात के खिलाफ, क्योंकि वो जंगबंदी नहीं चाहता था, लेकिन उसने मजबूर किया और वो करने में कामयाब हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के साथ डील करने में एक फ्रेंडली रिलेशन होता है तो आप किसी को मनाने में और आप डिस्कशन करने में फायदा उठा लेते हैं। इसके साथ सीरिया, गजा, लिबनान, ईरान के अंदर रजीम चेंज होना ही होना है। और अब ये देखते हैं, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं यूएस की तरफ से और इसराइल की तरफ से, तो देखते हैं अब वो कामयाब होता नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट होनी ही होनी है, क्योंकि नेतन्याहू इस पर कई दफ़ा कह चुका है कि ईरान में जब तक रजीम चेंज नहीं होगा उस वक्त तक मामलात सही नहीं होंगे। अब यहां पर सूरत हाल आ जाती है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की सूरत हाल बताने से पहले मैं आपको वजीर खजाना का बता दूं, सऊदी अरब के उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे $770 बिलियन तो ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्ट है। हम यूएस, यूरोप और चाइना के साथ भी इसी तरीके से अपने रिलेशंस को फ्लोरिश करेंगे, और हमने ये कोई हवा में नहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमने कहां पे उसको खर्च करना है, हमने उसका रिटर्न क्या लेना है, इसका हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा और ये पैसे कहां से आएंगे। वो कहते हैं जी हमने सारी की सारी कैलकुलेशन इस हवाले से की हुई है। अच्छा, अब ये सारी की सारी बात होती है तो पाकिस्तान की बात आ जाती है। अब पाकिस्तान ईरान के हमसाया मुल्क है, अगर कुछ भी खित्ते के अंदर होगा तो सबको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमसाया, यहां पे अब बड़ा हॉटस्पॉट बन गया ये आगे, और मामलात जो हैं वो यहां पे बहुत तेजी के साथ चीजें मूव होंगी। तो वहां पे भी पाकिस्तान यहां पे मौजूद है। तो बात यह है कि यहां पे इन चीजों के हवाले से पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, और पाकिस्तान ये छोटे मोटे काम जितने भी कहा यह जा रहा है कि जी ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ है, वो थ्रू एमबीएस और सऊदी अरब करवाएगा। ये चीज बहुत पहले से डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि जब हम उनके काम करेंगे तो वो भी हमारे काम करेंगे, और ग्रुप और इत्तेहाद और ब्लॉक्स इसी तरह काम करते हैं। तो ये एक ब्लॉक के लिए ये एक अच्छी खबर है कि बोली अच्छी लगा दी आपके ब्लॉक ने, और वो मामलात को तय करके आपके लिए भी रस्ते जो छोटे मोटे पीनट्स वगैरह बिस्कुट बचे हुए हैं वो हमें देते रहेंगे, लेकिन हमें जितना चाहिए हमें उतना मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे ये चीज आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की गारंटी ली जाएगी सऊदी अरब की तरफ से, और मिडिल ईस्ट के अंदर अमन के हवाले से जो भी मामलात होंगे, आजाद फलस्तीनी रियासत के हवाले से चीजें डील की जाएंगी। टिकटॉक खरीदने जा रहा है और बड़ा इंटरेस्ट है, और उसके अंदर सऊदी अरब ने कहा है कि अगर एलन मस्क या दीगर इस तरह के जो जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स, वो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो टिकटॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। ईरान के हवाले से भी अब ये देखा जाएगा कि वो किस हद तक सऊदी अरब को सपोर्ट करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ईरान में कुछ होगा तो फिर हरारत तो पूरे खित्ते में आएगी, खासतौर पर पाकिस्तान पे तो आएगी आएगी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताना चाहता था कि ये इस वक्त गेम है इन्वेस्टमेंट के पीछे। अब मैं आपको बता दूं कि तालिबान की कहानी कैसे खत्म। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि वहां अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ इंटरनेशनली महाज बड़ी तेजी के साथ गर्म हो रहा है। ईरान अपने तौर पे, अब उनका फॉरेन मिनिस्टर, आपको अगले 2 दिनों में खबर आने वाली है कि वो वहां पे जाएंगे, जाके बातचीत करेंगे। अगर तो तालिबान को समझ आती है तो ठीक है, वरना काम खराब। पाकिस्तान भी अपना चीन के जिम्मे लगा चुका है, यूएई के जिम्मे लगा चुका है। सिराजुद्दीन हक्कानी यूएई का सरप्राइज विजिट कर चुके हैं, पाकिस्तान का जिरगा अफगानिस्तान जाने वाला है। तो यहां पे 3 प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत मामलात को डील करने की कोशिश की जा रही है, और इसका रिजल्ट जल्द अज जल्द निकाला जाएगा, वरना स्ट्रेटजी तैयार है, मामलात जो है वो खेल डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा, और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के मुफादात और चीन के खिलाफ, खासतौर पे जो एक बिजनेसमैन मारा गया और उनकी इन्वेस्टमेंट को अनसिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामलात बड़े गर्म हो गए। लेकिन उससे ज्यादा खौफनाक चीज ये है कि वुमेन राइट्स के ऊपर,
मामलात बहुत गर्म हो गए हैं। आपको पता है कि दुनिया के बेशतर जो इस्लामी ममालिक हैं वहां पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट और इस तरह के राइट्स के चक्कर में पूरी हुकूमतों का सफाया कर दिया गया और एक प्रॉपर ग्राउंड बन जाता है। इससे ग्राउंड यूरोप के अंदर भी बनेगा, अमेरिका में भी बनेगा और दीगर जगहों पे भी बनेगा कि औरतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। हम आज ही खबर पढ़ते हैं कि जनाब 10 लोगों को कोड़े मारे, उनमें एक औरत भी मौजूद थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो चीफ प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उन्होंने अरेस्ट वारंट मांग लिए हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के और अब्दुल हकीम हक्कानी जो कि तालिबान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सरबराह हैं। अब ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वुमेन राइट्स के ऊपर उनकी पार्लियामेंट के अंदर बिल जमा हो चुका है। जर्मनी भी आवाज उठा चुका है। जर्मनी तो ये कह रहा है कि हम इनके सारे जो क्रिमिनल लोग हैं इनको हम वापस भेजेंगे, वहां पे ये क्राइम फैला रहे हैं। फ्रांस की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। यूके मुसलसल बोल रहा है। हर रोज अमेरिका के किसी ना किसी सेनेटर का बयान आ जाता है कि भाई आईएसआईएस वहां पे मौजूद है और हम यहां पे अनसिक्योर हैं। और ये 5-6 सेनेटर्स जो ट्रंप के करीब हैं वो ये बात अभी मुसलसल पिछले 2 हफ्तों के अंदर कह चुके हैं। ट्रंप अपना असला वापस मांग रहा है। इसके साथ ही वहां पे जो और इस तरह की चीजें हैं बड़ी खौफनाक तालिबान के खिलाफ डेवलप हो रही हैं। रेजिस्टेंस जो है वो अपने अरूज पे है। तो चीजें जो है वो किसी भी लिहाज से इनकी फेवर में नहीं है। और अब ईरान और पाकिस्तान, चीन, अरब ममालिक जो हैं वो सब मिलके अब ये कटाकटी निकल जाएगा अगले 6-7 हफ्तों के अंदर, क्योंकि चीजें अब बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। लेकिन उधर हमारे हमसाया मुल्क में मातम चल रहा है और वो कहते हैं सर पे राख डाल के मातम चल रहा है कि DGISI बांग्लादेश जा चुके हैं। अब क्यों जा चुके हैं सारी दुनिया को पता है। हमारे पहले कई वफूद का आपस में तबादला हुआ। मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ से। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए अपने लोगों को अब भेजा है वहां पे, और ये रंगपुर के जगह पे वहां पे चिकन नेक के कोने पे बैठ के मामलात को देखेंगे और बताएंगे भारत को कि तुम तो एक तरफ से ठोकने की बात करते थे, हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। तुम हमारा काम खराब करोगे, तुम याद रखोगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान और बकाया जितने भी दीगर ममालिक हैं वो सब के सब नाराज। तो मामला क्या है वो खूब अब मेला सजने वाला है इस हवाले से। और आपको पता है कि बांग्लादेश की फौज के सरबराह भी यहां पे विजिट करके जा चुके हैं। F-17 भी इन्होंने हमसे मांगा है जिनको हम देंगे और उधार देंगे और इंशाल्लाह अच्छे वाले निकाल के देंगे इन्वेंट्री से। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से डिटेल्ड व्लॉग बताऊंगा करके और आपको उसमें इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल है और मामला जो है वो बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए यह बेहतर सिमत में जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत करके हम ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। अंदर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।